कि सबसे बड़ी ताकत पैसों की है, करेंसी की है, और इस समय जिसके पास ये तेल और गैस है वही इस समय चीजें डिक्टेट कर रहा है। क्या रूस ने ये बता दिया कि उसका इस मामले में अपर हैंड है? सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कपूर सर, क्या टर्म्स एट द एंड ऑफ द डे रशिया ही डिक्टेट करेगा? देखिए, एक चीज़ पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जो वॉर होती है उसमें हमें एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझना है कि अगर वो शॉर्ट टर्म चलती है तो वो हर कंट्री के लिए सस्टेनेबल होती है, लेकिन अगर वो वॉर लॉन्ग टर्म चलती है तो उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है जो हर कंट्री को पे करनी पड़ती है। हम ये देखेंगे कि सर ये देखिए जरा, ये आंकड़े कुछ मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इसको आप इलाबोरेट करें, इसको आप बताएं कि इसका क्या असर पड़ने वाला है दुनिया पर, एक इंडिविजुअल पर। साल 2019 ईयू में 41% गैस रूस से इंपोर्ट की गई थी। सप्लाई रुकी तो इटली और जर्मनी जाहिर है इससे प्रभावित होंगे। हालांकि जर्मनी ये कह रहा है कि हम नॉर्ड से गैस की सप्लाई नॉर्ड 2 से खास तौर से रोकने के लिए तैयार हैं। तो नॉर्ड 1 का भी जिक्र कीजिए ना, और नॉर्ड 2 का जिक्र कीजिए कि वो हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं आप। क्या इतना इन्वेस्टमेंट जो हुआ उसको खारिज कर देंगे क्या? सवाल ये भी है कि ब्रिटेन में सिर्फ 5% अभी गैस इंपोर्ट की जा रही है रूस से। ये भी कि अमेरिका बिल्कुल नहीं लेता तेल और गैस अब यहां से। पोलैंड में 76% गैस का भंडार अभी है, लेकिन कब तक रहेगा? अभी तो फिर आगे ठंड आने वाली है, कब तक ये भंडार भरा रहेगा? और बुल्गारिया 17% गैस वहां बची है, इसको रिप्लेनिश कैसे करेंगे इस भंडार को? ये बड़े सवाल हैं क्या सर? कपूर सर। एब्सोल्युटली। देखिए, एक चीज़ हमको ये समझनी है कि हर कंट्री जो है उसकी किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी है, और इसमें अगर हम ये देखें कि ऑयल और ऑयल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर हर कंट्री की डिपेंडेंसी हमेशा ही ज़्यादा रहती है। एंड इनफैक्ट हर कंट्री के जो रेवेन्यूज़ हैं, चाहे आज हम इंडिया के पॉलिटिक्स में भी देख लें कि चाहे सेंटर है, स्टेट है, आज पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारी कैश काउ हैं। और इसमें अगर हम ये देखें कि यही चीज़ प्रिवेल करती है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, राइट। और इसलिए हर कंट्री का नहीं, लेकिन ये जो ऑप्शंस खोजे जा रहे हैं सर, इसके लिए ऑप्शंस खोजे जा रहे हैं। कोई कह रहा है हम नॉर्वे से ले लेंगे, पोलैंड कह रहा है जब आने वाले दिनों में जरूरत होगी हम नॉर्वे से ले लेंगे, कोई कह रहा है हम कतर को मना लेंगे, अमेरिका वेनेजुएला को भी मनाने के बारे में और उससे प्रतिबंध ढीले करने के बारे में सोच रहा है। ये प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं क्या, या फिलहाल ये एक उपाय के तौर पर सोचे तो जा रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा इसका कुछ नहीं होगा? फिलहाल ये डिस्प्रिन की गोली साबित होगी क्या? जरा ये भी हम देख लें, ये भी देख लीजिए कि क्यों हम कह रहे हैं मे द डेंजरस वे, रूसी गैस का विकल्प बुल्गारिया के लिए क्या होगा? अजरबैजान होगा, तुर्की होगा, ग्रीस होगा। ठीक है, यहां से आप मंगाएंगे तो तुर्की से भी घुमा फिरा के कान वहीं से पकड़ने हैं क्या? क्योंकि वहां बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइंस की सप्लाई तो असल में रूस से ही हुई है। अब जरा देख लीजिए पोलैंड के लिए क्या है। नॉर्वे के साथ कई पाइपलाइन पर काम किया जा रहा है, लेकिन ये बनेंगी कब तक? 2030 तक। और तब तक क्या करेंगे ये लोग? लिथुआनिया से गैस आपूर्ति अभी फिलहाल की जा रही है, लेकिन लिथुआनिया के पास इतना है क्या कि वो पोलैंड की जरूरत पूरी कर सके और लंबे समय तक पूरी कर सके? यूरोप के लिए क्या है विकल्प कि कतर से गैस मंगाई जाए, अल्जीरिया से गैस मंगाई जाए, नाइजीरिया से गैस मंगाई जाए। लेकिन होता क्या है, जब आप ये कहते हैं कि तेल की कीमतों और ईंधन की कीमतों पर काबू पाने के लिए हम चाहते हैं कि आप इसको सप्लाई कीजिए, अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाइए, तो एक ओवरनाइट प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा, वो अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाकर घटी हुई कीमतों पर अपना तेल बेचकर अपना नुकसान क्यों करना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर कमर आगा साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये डायनेमिक्स भी दुनिया समझ रही है क्या? अरे बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात करी, ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहली बात तो ये कि नई जगह से तेल लेने के लिए कम से कम 1 साल लगता है। दूसरी बात ये कि कतर या जितने भी गल्फ़ के देश हैं, उसके अलावा टर्की, इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है कंजम्पशन को आगे बढ़ाने के लिए और सप्लाई देने के लिए, इसलिए कि इनके ऑलरेडी फिक्स है जितना सप्लाई होती, जितना प्रोडक्शन होता है उतनी ये सप्लाई होती है। एकदम से ये नए देश को ये दे नहीं सकते, उनके कमिटमेंट्स बनाने में कम से कम 1 साल लगेगा। इवन अमेरिकन को 10% तेल अमेरिकन वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, रशियन से तेल एंड गैस इनका जो है वो अभी भी चल रहा है। 41% जैसा आपने बताया पूरा यूरोप वहां से तेल ले रहा है। लेकिन सर क्या रूस पे, ये तो ठीक है हम कह रहे हैं, लेकिन रूस में जहां 70 लाख बैरल हर दिन जहां पर उत्पादन होकर और दूसरी जगहों पर भेजा जाता था, वो कहा जाता है कि अभी 20 से 30 लाख बैरल एक दिन पर आ गया है। मतलब वहां प्रोडक्शन घटा है और ये रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा सिवाज साहब। हाँ बिल्कुल, देखो दोनों बातें हैं। एक तो ये भी सच्चाई है कि अगर जो यूरोप है वो ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल और गैस से रूस से, और अगर रूस को छोड़ के कहीं और से लेना है तो बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि पाइपलाइन बिछी हुई है। ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 ये पाइपलाइन से आ रहा है। अगर हम सोच रहे हैं यूरोप की दूसरी कंट्री से या अमेरिका से ले लेगा, वो इतनी जल्दी नहीं ले सकता।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।